हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग ज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे कस्टमर की, बैंकर एंड कस्टमर रिलेशनशिप की। ओके। और जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआईबी के लिए, सीआईबी के लिए और जो आईआईपीएफ द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, खासकर बीसी एसबीआई के लिए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कस्टमर एंड बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। ओके। तो जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो रेगुलेट होता है अंडर द रेगुलेशन एक्ट 1949, ये है। ओके। और इसमें बैंकिंग टर्म डिफाइंड है अंडर बी आर एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B के अंडर। ठीक है। तो इसमें जो हमारा बैंकिंग टर्म है वो डिफाइन है, बट कहीं भी हमारी जो ये कस्टमर टर्म है ये डिफाइन नहीं है। तो इसके लिए अभी तक के जितने कोर्ट में केसेस आए हैं कस्टमर से रिलेटेड, तो उसमें उनके जो डिसीजन में कोर्ट ने कोट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन को मानते आए हैं। देखते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है। अगर कोई पर्सन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, तो वो और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन करता है तो वो बैंक का कस्टमर, पर्सन बिकेम्स कस्टमर ऑफ द बैंक और पर्टिकुलर ब्रांच। ओके। बट अब क्या है कि कस्टमर टर्म को डिफाइन किया गया है किसके अकॉर्डिंग, KYC पॉलिसी। ओके, नो योर कस्टमर पॉलिसी के अंतर्गत। अब इसमें देखिए कस्टमर को कैसे डिफाइन किया गया है ये देखते हैं। तो फर्स्ट है, अगर कोई कस्टमर है, कोई पर्सन है, अगर वो अपना अकाउंट मेंटेन करता है और हैज ए बिजनेस रिलेशनशिप विद द बैंक, तो वो बैंक का कस्टमर माना जाएगा। सेकंड है, ऑन हुज बिहाफ द अकाउंट इज मेंटेन। अगर सपोज किसी अदर अदर पर्सन के बिहाफ पे कोई अदर पर्सन अकाउंट मेंटेन कर रहा है बैंक में, तो वो दूसरा पर्सन भी बैंक का कस्टमर होगा। फर्स्ट पर्सन तो होगा ही जिसका अकाउंट है। ऐसा किस केस में होता है, जब हमारे यहाँ कोई यूएनजी अकाउंट ओपन होता है, यूएनजी अकाउंट, तो उसमें क्या होता है, सपोज कोई चाइल्ड माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसके आइदर मदर, फादर या कोई भी जिसको वो नॉमिनेट करता है वो उसके अकाउंट को ऑपरेट करता है। तो इस केस में वो चाइल्ड तो बैंक का कस्टमर है ही, साथ में उसके बिहाफ पे उसके मदर, फादर जो भी उस अकाउंट को मेंटेन कर रहा है वो भी क्या होता है, उस बैंक का कस्टमर होता है। अब देखिए थर्ड, इसमें बेनिफिशरी ऑफ द ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरीज इन द सेंस स्टॉक ब्रोकर हो गए, चार्टर्ड अकाउंट हो गए और सॉलिसिटर। ये सब पर्सन क्या करते हैं, जो इनके क्लाइंट होते हैं उनके लिए ये एजेंट का काम करते हैं और ये उनके बिहाफ पे आपके बैंक में अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो ये क्या हो गए, ये भी बैंक के कस्टमर हो गए। अब देखिए, अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन करता है बैंक में तो वो बैंक का कस्टमर हो गया। अब देखिए सिंगल ट्रांजेक्शन कैसे, कोई पर्सन आया, उसने एक डिमांड ड्राफ्ट बनाया, ठीक है, वो कैश लेके आया, बट उसने क्या किया, उस बैंक में अपने एक ट्रांजेक्शन करी, तो इसको सिंगल ट्रांजेक्शन बोला जाता है। सेम इन द केस ऑफ कैश नेफ्ट। कई बार होता है कस्टमर आता है, उसको नेफ्ट करना होता है, उसका अकाउंट होता नहीं ब्रांच में, तो ऐसे कस्टमर को क्या बोलते हैं, वाकिंग कस्टमर। तो वो भी क्या होगा, उस बैंक का कस्टमर माना जाएगा। ओके। अब देखते हैं जो ये बैंक कस्टमर रिलेशनशिप है इसकी क्या इसके क्या फीचर है। ओके। एक तो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम ड्यूरेशन होता है, मीन्स ट्रांजेक्शन चाहे प्लेस हो ना हो, वो कस्टमर की जो रिलेशनशिप है बैंक के साथ वो मेंटेन रहती है। और ऐसा माना जाता है कि इन फ्यूचर जो ट्रांजेक्शन है वो टेक प्लेस। ओके, मीन्स फ्यूचर में कभी भी ट्रांजेक्शन प्लेस हो सकती है। सेकंड है, जो कस्टमर है वो या तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए या फिर कोई लीगल एंटिटीज। लीगल एंटिटीज मीन्स कोई फर्म होगी, कोई कंपनी होगी, कोई कॉरपोरेशन होगा, एसोसिएशन होगा, सोसाइटी होगी या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा। ओके। अब ये देखिए इसमें जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ में देखिए आप, इसमें क्या लिखा है कि जो बैंक है अगर उनका आपस में कोई अकाउंट मेंटेन होता है तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, कस्टमर होंगे। सपोज हम इसका एग्जांपल ऐसे समझते हैं, देखिए जब क्लियरिंग होती है तो हर एक बैंक का दूसरे बैंक में एक अकाउंट होता है जिसके थ्रू क्लियरिंग होती है। ओके। तो जैसे अगर आपकी बैंक का कोई
अकाउंट है दूसरे बैंक में तो आप उस बैंक के क्या हो गए, कस्टमर हो गए। ओके, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्या फीचर है। जो कस्टमर है वो अब पर्टिकुलर ब्रांच का ना होके क्या होगा, बैंक का होगा। क्यों? पहले क्या होता था, जब सीबीएस बैंकिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था तो उस टाइम पे क्या होता था कि पर्टिकुलर ब्रांच का ही कस्टमर होता था। बट जब से सीबीएस इम्प्लीमेंट हुआ है सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, तब से क्या होता है, कस्टमर किसी इंडिविजुअल ब्रांच का ना होके एक बैंक का कस्टमर होता है। अब देखिए, अब आता है हमारे पास कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस ये होती है कस्टमर की जो नीड्स है उनको किस मैनर में हम डिलीवर करते हैं, इन अ पोलाइट मैनर। तो इसको क्या बोला जाता है, कस्टमर सर्विस। ओके, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है, सपोज वो बैंक आता है, वो बैंक विजिट करता है, उसको एक अपना अमाउंट निकालना है, विड्रॉल करना है, तो वो किस वे में उसको उसकी ये जो भी नीड्स है उसकी फुलफिल की जाती है बाय द बैंक। ओके, तो इसको क्या कहा जाता है, कस्टमर सर्विस। ओके, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बेस्ट कस्टमर सर्विस को एक बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बैंक माना जाता है। ओके, मीन्स बैंक का जो भी एडवर्टीजमेंट है वो इसी से होता है कि वो कैसे कस्टमर सर्विस दे रहा है। आपने देखा होगा जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे क्या है, जो रूरल बैंक है जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तो कस्टमर यहाँ आना प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कस्टमर डीलिंग होती है, जो कस्टमर सर्विस होती है, वो अदर बैंक से अच्छी होती है। ओके, अब ये देखिए, चूंकि बैंकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट हुआ है। ओके, आप देखते होंगे डे बाय डे कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है। अब देखिए, पहले नेट बैंकिंग थी, अब आप देखिए इतने सारे ऐप्स हो गए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन अपना कभी भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया है कि अगर हमारे पास गुड कस्टमर सर्विस नहीं होगी तो हमें कस्टमर जो रिटेंशन है वो नहीं कर पाएंगे, हम अपने कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी जो कस्टमर सर्विस है ये बहुत ज़रूरी हो गई है। ओके, अब देखते हैं बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। इसमें देखिए सबसे पहले आता है बैंक एज अ डेटर। ओके, तो बैंक एज अ डेटर कब होता है, जब कस्टमर बैंक में अपना या तो सेविंग अकाउंट ओपन करता है, या करेंट अकाउंट, या फिक्स्ड, या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, दैट इज आरडी अकाउंट। तो इसमें क्या है, कस्टमर बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करता है। तो एक तरीके से बैंक क्या हो गया, कर्जदार हो गया, उसको वो पैसा टाइमली लौटाना है जब भी कस्टमर की क्या होगी, डिमांड होगी। तो यहाँ पे बैंक एज अ डेटर हो जाता है और कस्टमर एज अ क्रेडिटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, उसको टाइमली वो क्या करे, रिटर्न करे। ओके, जब भी कस्टमर की डिमांड हो। बट वो डिमांड कैसी होनी चाहिए, एक तो वर्किंग आवर में होनी चाहिए, ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब बैंकिंग आवर्स, ठीक है, और दूसरा वर्किंग डे में। ऐसा नहीं कि वो संडे को आया उस बोला कि मुझे कैश चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होगा, उसको वर्किंग आवर में और विद इन वर्किंग डेज में ही वो डिमांड दे सकता है और बैंक को उसकी जो नीड है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट होता है बैंक एज अ क्रेडिटर। अब इसमें क्या होता है, बैंक जब भी लोन देता है, ओके, लोन इन द फॉर्म ऑफ सीसी, ओडी, ओवरड्राफ्ट हो गया, सीसी कैश क्रेडिट, और डीएल या हाउसिंग, कोई भी लोन बैंक ने डिस्ट्रीब्यूट किया, और जैसे बिल्स का डिस्काउंटिंग है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बैंक क्रेडिटर है, बैंक ने पैसा दिया है, अब कस्टमर को उसको लौटाना है वापस ब्याज सहित। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक क्रेडिटर हो गया और जो कस्टमर है वो डेटर हो गया। अब देखिए बैंक एज अ ट्रस्टी। ओके, बैंक एज अ ट्रस्टी, जब भी कोई कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करता है अपनी सिक्योरिटीज या फिर कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो सेफ कस्टडी के पर्पस के लिए बैंक में डिपॉजिट करता है। तो यहाँ पे बैंक क्या हो जाता है, एक ट्रस्टी हो जाता है, और जो कस्टमर है वो एक तरीके से बेनिफिशरी हो जाएगा। यहाँ पे बैंक एज ए ट्रस्टी में एक और पॉइंट है,
इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है बट विथ लिमिटेड एक्सेस। ओके, इसको थोड़ा डीपली में देखते हैं। सपोज बैंक में कुछ भी उसने सेफ कस्टडी में डिपॉजिट किया है कस्टमर ने, इन केस बैंक ने वो सेल कर दिया है। ओके, तो जो पर्सन है, जो कस्टमर है, वो उस थर्ड पार्टी से क्लेम नहीं कर सकता है, उससे क्लेम पॉसिबल नहीं है, बैंक ही लायबल होगा। तो जो कस्टमर है वो बैंक को ही फोर्स कर सकता है अपनी रिकवरी के लिए। ओके, अब देखते हैं बैंक एज एजेंट। बैंक एज एजेंट ये डिफाइंड है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके सेक्शन 211 में ये डिफाइंड है। तो इसमें जब भी कलेक्शन करता है बैंक चेक्स का या बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो यहाँ पे बैंक एज एजेंट काम करता है, और वो जो कस्टमर होता है वो क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल का एक्ट करता है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है बैंक एज अ बेली। बैंक एज अ बेली कब काम करेगा? ओके, तो बैंक एज अ बेली डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के सेक्शन 151। तो बैंक एज अ बेली में, बैंक तो एज अ बेली हो गया, यहाँ पे कस्टमर एज अ बेलर वर्क करता है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है, देखिए बैंक एज ए ट्रस्टी और एज अ बेली में एक यही स्लाइड सा डिफरेंस है। एज अ बेली में ट्रांसफर ऑफ पोजीशन होता है, वो सब बैंक के अंडर में आ जाती हैं वो चीज़ें। अब जहाँ पे बैंक एज ए ट्रस्टी है वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है विद लिमिटेड एक्सेस। ओके, अब देखिए जब बैंक एज अ बेली होता है, अगर सपोज बैंक ने जो आइटम वहाँ पे रखे थे, तो अगर वो बैंक ने वो सेल कर दिए, तो यहाँ पे उस थर्ड पार्टी से भी रिकवरी पॉसिबल है। ओके, बैंक से तो होना ही है, मगर उस थर्ड पार्टी से भी कस्टमर रिकवर कर सकता है। यही डिफरेंस है एज अ बेली एंड एज अ ट्रस्टी। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर वर्किंग है, मगर क्या है, ट्रस्टी में रिकवरी पॉसिबल नहीं है और इस थर्ड पार्टी से, ओके, जो थर्ड पार्टी है उससे रिकवरी पॉसिबल नहीं है, बट बैंक एज अ बेली में थर्ड पार्टी से रिकवरी पॉसिबल है। यही डिफरेंस है। देखिए इसमें लास्ट में देखते हैं बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप का एक जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है पूरा। तो इसमें देखिए आपको इसमें ईजिली समझ में आ जाएगा, जिस भी वर्ड में डबल ई है वो क्या है, बैंक के लिए यूज़ होगा, बट केवल लॉकर के केस को छोड़कर। ओके, लॉकर के केस में बैंक एज अ लेसर वर्क करेगा और कस्टमर एज अ लेसी। ओके, बट और भी जितने भी वर्ड हैं जिनमें डबल ई यूज़ हो रहा है, वो किसके लिए यूज़ होगा? बैंक के लिए। ये तो एक मेन डिफरेंस आप बिल्कुल सिंपल लेमैन मेथड के रूप में इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने मार्क किया है आर्टिकल्स लेफ्ट बाय मिस्टेक। सपोज बैंक में कोई कस्टमर, उसका कोई आर्टिकल लेफ्ट हो जाता है, सपोज उसने कोई एफडी या कुछ भी उसका पैसा छूट गया, तो इस केस में बैंक एज ए ट्रस्टी होता है और कस्टमर एज अ बेनिफिशरी होता है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। इसमें देखिए परचेज ऑफ डीडी। ओके, यहाँ पे क्या है कि कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा किया और वो क्या ले रहा है, डिमांड ड्राफ्ट ले रहा है। तो यहाँ पे उसने डीडी परचेज किया एक तरीके से, उसके बाद डीडी गया है, उसने बैंक में उतना अमाउंट जमा किया है। तो इस रिलेशनशिप में बैंक डेटर होगा और कस्टमर क्रेडिटर होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट, जहाँ पे इसका पेमेंट होगा, डीडी का पेमेंट होगा, तो उस समय बैंक एज ए ट्रस्टी वर्क करेगा और जो कस्टमर होगा जिसको पैसा मिलेगा वो क्या होगा, एज अ बेनिफिशरी होगा। ओके, थैंक यू।